सैनिकों को फिर से हमला करने के लिए एकजुट होने में ज्यादा समय नहीं लगा। बार बार के नाकाम हमलों के बाद चीन के सैनिकों ने इस बार अपनी प्लानिंग में बदलाव किया। छोटे छोटे हमले करके वो पहले ही भारतीय सैनिकों के पास मौजूद एम्यूनिशन के एक बड़े भाग को खत्म करवा चुके थे और जहां अब तक चीन के सैकड़ों सैनिक मारे गए थे तो वहीं भारत की तरफ से दर्जनों जवान शहीद हो गए थे। ऐसे में जैसे ही उन्हें भारत की ओर से गोलीबारी कम होती दिखी, उन्होंने इस बार चोटियों की आड़ लेकर भारतीय जवानों पर गोलीबारी की जगह मोर्टार फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से भयंकर गोलीबारी होने लगी। रात के अंधेरे में ऊंचाई पर होने की वजह से भारतीय जवानों को दुश्मन के निशाने से बचने में मदद मिल रही थी, लेकिन जैसे ही सुबह के 6:25 हुए, चारों तरफ हल्का हल्का उजाला होने लगा। इस रोशनी की वजह से भारतीय पोस्ट और उनके हथियारों की पोजीशनिंग दुश्मन को दूर से ही साफ साफ दिखने लगी। इसके बाद चाइनीज सोल्जर्स ने न केवल मोर्टार से गोलीबारी की, बल्कि वो बीच बीच में भारतीय जवानों पर RCL बॉम्ब भी फेंक रहे थे। इसका नतीजा ये हुआ कि कुछ ही देर में भारत की मोर्टार पोस्ट बुरी तरह से बर्बाद हो गई। प्लेटून 7 और प्लेटून 8 जो फ्रंट पर थी, उनके काफी जवान देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए। जो जिंदा बचे थे वो गंभीर रूप से घायल थे। ऐसे हालात में मेजर शैतान सिंह ने अपने बचे हुए जवानों को एक ऑपरेशनल ऑर्डर दिया, लास्ट मैन लास्ट राउंड, यानी आखिरी आदमी अपनी आखिरी गोली तक युद्ध जारी रखेगा। चूंकि प्लेटून 7 की पोजीशन रणनीतिक रूप से काफी अहम थी और यहाँ भारत की ओर से भारी नुकसान हो चुका था, इसलिए प्लेटून 9 के जवानों को प्लेटून 7 की पोजीशन पर तैनात कर दिया गया। इस दौरान मेजर शैतान सिंह भी अपने साथी की शहादत के बाद खाली पड़े LMG गए। उन्होंने वहाँ से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया। कुछ देर तक दोनों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग होती रही। चूंकि यहाँ भारतीय फौज को कोई भी आम सप्लाई नहीं हुई थी, इसलिए अब तेजी से जवानों की गोलियां खत्म हो रही थी। ऐसे में कुछ जवानों ने दुश्मन से हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू कर दी। भारतीय सैनिक चीनियों को पहले अपने करीब आने देते और फिर उनके पास आते ही अपनी राइफलों के बेनेट से चीनियों पर टूट पड़ते, लेकिन चाइनीज सोल्जर्स के जैकेट्स इतने मोटे थे कि बेनेट का उन पर खास असर नहीं हो रहा था। ऐसे में अच्छे कदकाठी के कुछ भारतीय जवानों ने उन्हें अपने शारीरिक बल से पछाड़ना शुरू कर दिया। इनमें से कई ऐसे थे जो सेना में भर्ती होने से पहले अपने गांव में कुश्ती लड़ते थे। लैंस नायक सिंह राम और उनके भाई नायक गुलाब सिंह भी पहलवान थे और युद्ध के मैदान में उनकी पहलवानी आज चीनियों के लिए जानलेवा साबित हो रही थी। दोनों भाई एक साथ दो चीनियों को गर्दन से पकड़कर आपस में टकरा देते और कभी उन्हें जमीन पर पटक कर धराशाही कर देते। इधर मेजर शैतान सिंह मोर्चे पर डटे हुए थे। वो बीच बीच में दौड़ दौड़ कर अपने जवानों को मैदान में डटे रहने के लिए प्रेरित भी कर रहे थे। इस बीच उन्हें हाथ में गोली लग गई और एक चाइनीज स्प्लिंटर उनके कंधे को चीरता हुआ निकल गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पट्टी करवाकर दोबारा युद्ध मैदान में आ धमके। कुछ देर बाद उनका हाथ इतना ज्यादा डैमेज हो गया कि वो ठीक से राइफल भी नहीं चला पा रहे थे, इसलिए उन्होंने रस्सी के सहारे मशीन गन को पैरों में बांध लिया और चीनी सैनिकों पर गोलियां बरसाने लगे। दुश्मन उनका ये जज्बा देखकर सन्न रह गया। चीनी सैनिकों को इस बात ने चौंका दिया था कि आखिर एक जवान किस बहादुरी तक जाकर लड़ सकता है। दुश्मन को समझ आ चुका था कि जब तक मेजर शैतान सिंह मैदान में टिके हैं, भारतीय जवानों का हौसला यूं ही बरकरार रहेगा। इसलिए इसके बाद चीनी सैनिक मिलकर मेजर शैतान सिंह को निशाना बनाने लगे। कुछ ही मिनट बाद दुश्मन का एक बर्स्ट उनके पेट में जा लगा और पेट से खून का फवारा निकल पड़ा। अपने कमांडर की हालत देखकर CHM हरफूल सिंह का खून खौल उठा। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर अपनी लाइट मशीन गन से उस चीनी सैनिक को निशाना बनाया जिसने मेजर शैतान सिंह पर बर्स्ट फायर किया था, लेकिन इस जवाबी हमले में खुद हरफूल सिंह को भी दुश्मन की गोली लग गई। उन्होंने अपने प्राण त्यागने से पहले चिल्लाते हुए कैप्टन रामचंद्र से कहा कि किसी भी कीमत पर मेजर साहब को दुश्मन के हाथ मत लगने देना। बर्स्ट लगने की वजह से मेजर शैतान सिंह के शरीर से काफी खून बह चुका था। उनके पेट में भयंकर दर्द हो रहा था, इसलिए उन्होंने कैप्टन रामचंद्र से कहा, रामचंद्र मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तुम मेरी बेल्ट खोल दो। लेकिन जब रामचंद्र ने उनके वर्दी के अंदर हाथ डाला तो उन्हें महसूस हुआ कि मेजर शैतान सिंह की आंतें बाहर आ चुकी थी, इसलिए उन्होंने उनकी बेल्ट नहीं खोली। दुश्मन की ओर से अब भी लगातार मोर्टार फायरिंग जारी थी। चारों ओर तबाही मची हुई थी। भारतीय सैनिकों के तंबू जलकर खाक होने लगे थे और भारत की ओर से ज्यादातर जवान शहीद हो चुके थे। ऐसे में रामचंद्र के दिमाग में हरफूल सिंह की वो बात बार बार दौड़ रही थी कि मेजर साहब को चीनियों के हाथ मत लगने देना। रामचंद्र ने सबसे पहले अपने पास मौजूद सभी सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स चला दिए और फिर अपने कुछ साथियों की मदद से मेजर शैतान सिंह को पीठ पर लाद कर वहां से करीब 800 मीटर
मीटर दूर ले गए और एक बड़े पत्थर के पास लाकर उन्हें लिटा दिया। मेजर शैतान सिंह युद्ध क्षेत्र को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन उनका शरीर अब लड़ने की हालत में नहीं बचा था। शरीर से लगातार रिश्ते खून की वजह से वो बार बार बेहोश हो रहे थे। इसके बावजूद उन्होंने दुश्मन को लाइट मशीन गन से निशाना बनाने के लिए अपनी पोजीशन ले ली। उन्होंने दुश्मन पर वार करते हुए अपनी सांस टूटने से पहले रामचंद्र से आखिरी बात कही, तुम मेरा एक कहना मान लो, फौरन अपनी पोस्ट पर लौट जाओ, अपने साथियों को बंदी होने से बचाओ और हो सके तो बटालियन हेडक्वार्टर्स जाकर सीओ साहब को बताना कि हमारी कंपनी ने ये युद्ध किस बहादुरी के साथ लड़ा है। बस इतना कहकर सुबह के करीब 8:15 बजे मेजर शैतान सिंह अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हुए शहीद हो गए। इसके बाद रामचंद्र फिर से मोर्चे पर लौटे और अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर दुश्मन से लड़ने लगे, लेकिन चीनी सेना की भारी संख्या और उन्हें मिल रही हथियारों की सप्लाई के आगे वो और उनके बचे हुए साथी दुश्मन का ज्यादा देर तक सामना नहीं कर सके। अब तक मेजर शैतान सिंह समेत कुल 114 भारतीय सैनिक अपने प्राणों की आहुति दे चुके थे। अब मैदान में यहाँ केवल 6 भारतीय सैनिक जिंदा थे, लेकिन अब तक वो भी बेहद गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। No experience in data science? No. जल्द ही कैप्टन रामचंद्र समेत सभी जिंदा बचे 6 के 6 जवानों को चीनी सैनिक बंदी बनाकर अपनी मिलिट्री पोस्ट में ले गए। इन 6 जवानों में से निहाल सिंह सबसे ज्यादा होश में थे और उन्होंने तय किया कि वो दुश्मन के चंगुल से भाग निकलेंगे। बंदी बनाए जाने की अगली ही रात निहाल सिंह पहरे पर तैनात चीनी सिपाहियों को चकमा देकर वहां से भाग निकले। रात के अंधेरे में उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भारतीय सीमा में दाखिल होने का रास्ता किस तरफ से है, लेकिन इसके बावजूद वो एक अनुमान पर एक ही दिशा में लगातार भागते रहे। कुछ देर बाद जब चाइनीज सोल्जर्स को उनके भागने का पता चला तो उन्होंने निहाल सिंह को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। दुश्मन की फायरिंग के वक्त वो उनसे केवल 500 मीटर की दूरी पर थे और ऐसे में उनकी जान हलक में आ गई, लेकिन उन्होंने भागना नहीं छोड़ा। कुछ दूर और चलने के बाद वहाँ उन्हें एक कुत्ता दिखाई दिया जो हेजांग ला में भारतीय सैनिकों की पोस्टिंग के दौरान वहाँ आया करता था। उस कुत्ते को देखकर निहाल सिंह को काफी हौसला मिला और उन्हें लगा कि ये कोई संकेत है। जब कुत्ते ने एक दिशा में चलना शुरू किया तो वो उसी को फॉलो करने लगे और आखिरकार नीचे मौजूद भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर तक पहुंचने में कामयाब हो गए। निहाल सिंह आज भी मानते हैं कि उस कुत्ते के रूप में भगवान ने उनकी मदद करने के लिए किसी फरिश्ते को भेजा था। आगे रामचंद्र और उनके 3 साथी भी किसी तरह से चाइनीज सोल्जर्स के चंगुल से निकलकर बटालियन हेडक्वार्टर पहुंचने में सफल रहे, लेकिन दुर्भाग्य से एक सैनिक की चाइना के प्रिजन हाउस में ही मौत हो गई। 13 कुमाऊं के केवल 120 जवानों ने बर्फीली पहाड़ियों से ढके रेजांग ला के बैटलफील्ड में चाइनीज सैनिकों का इतनी बहादुरी से मुकाबला किया था कि उन्होंने चाइना की तरफ से आई करीब आधी टुकड़ी का सफाया कर दिया था। साथ ही चीन के सैकड़ों सैनिक बुरी तरह से घायल हो चुके थे। अगर भारत के उन 120 वीर जवानों के पास बेहतर राइफलें, भरपूर गोला बारूद, बर्फ से बचने के लिए पर्याप्त कपड़े और जरूरी आर्टिलरी सपोर्ट होता तो ये बहादुर जवान न जाने चीन की सेना का और कितना बुरा हश्र करते।